यारो हीरो आ गया। रुको रुको रुको। आगे चलकर कुछ हो गया ना तब समझ आएगा। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। हमें तो हेडमास्टर बताया था ना। कौन हो तुम लोग? यही मेरा फैसला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में रिलीज हुई तमिल मार्शल आर्ट्स थ्रिलर फिल्म ब्लास्ट के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन, सस्पेंस और फैमिली इमोशंस को एक साथ लेकर आती है। फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यूट डायरेक्टर सुभाष के राज ने और इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया गया है एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर। फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आते हैं अर्जुन, जिनके साथ अभिरामी और प्रीति मुकुंदन भी इंपॉर्टेंट रोल्स में दिखाई देते हैं। इनके अलावा जॉन कोकेन, विवेक प्रसन्ना, अर्जुन चिदम्बरम, दिलीपन और पवन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में कहानी को और भी मजबूत बनाते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी अरुण राधाकृष्ण ने संभाली है, एडिटिंग प्रदीप ई राघव ने की है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक रवि बासु ने कंपोज किया है। 28 मई 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म लगभग 143 मिनट्स की रन टाइम के साथ ऑडियंस के सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 18 करोड़ रुपए था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 70 करोड़ रुपए की कमाई करके एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस हासिल की थी। अब अगर फिल्म के बेसिक प्रेमिस की बात करें तो ब्लास्ट की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी में शांति और सुकून के साथ चल रहा होता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक ऐसे कॉर्पोरेट सिंडिकेट के निशाने पर आ जाती है जिनके इरादे बेहद खतरनाक और अंधेरे से भरे हुए हैं। जो चीज शुरुआत में एक आम परिवार की कहानी लगती है, वहीं आगे चलकर सर्वाइवल, कन्फ्रंटेशन और बड़े खतरों के खिलाफ एक संघर्ष में बदल जाती है। फिल्म का टाइटल ब्लास्ट सिर्फ एक नाम नहीं लगता है, बल्कि कहानी में आने वाले उन धमाकेदार और जिंदगी बदल देने वाले इवेंट्स की तरफ भी इशारा करता है जो कैरेक्टर्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। मार्शल आर्ट्स थ्रिलर होने के कारण फिल्म एक्शन और टेंशन को अपनी कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाती है, लेकिन साथ ही एक परिवार को बचाने की कोशिश और उनके इमोशनल स्टेक्स को भी कहानी के केंद्र में रखती है। तो दोस्तों, ये था ब्लास्ट का इंट्रोडक्शन और फिल्म के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगले पार्ट में हम सीधा मूवी की स्टोरी के अंदर एंटर करेंगे और सीन बाय सीन देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शांत जिंदगी धीरे धीरे एक खतरनाक कॉर्पोरेट साजिश के बीच फंस जाती है। फिल्म की रिलीज से पहले ही ब्लास्ट को लेकर काफी क्यूरियोसिटी देखने को मिल रही थी। दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग के दौरान इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील नहीं किया गया था। शुरुआत में प्रोजेक्ट को सिर्फ AGS28 के नाम से जाना जा रहा था। इस वर्किंग टाइटल का मतलब था कि AGS एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर बनने वाली 28वीं फिल्म है। इसी वजह से ऑडियंस और इंडस्ट्री सर्कल में फिल्म को लेकर काफी स्पेकुलेशन चल रही थी, लेकिन मेकर्स ने उस वक्त कहानी और टाइटल दोनों को सीक्रेट ही रखा था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2025 में शुरू हुई थी। लगातार कई महीनों तक प्रोडक्शन का काम चलता रहा। लगभग 6 महीने के शेड्यूल के बाद फरवरी 2026 में शूटिंग ऑफिशियली कंप्लीट कर दी गई। इस दौरान पूरी टीम ने फिल्म को फाइनल शेप देने के लिए काम किया, जिसमें एक्शन सीक्वेंस, ड्रामेटिक पोर्शंस और बाकी प्रोडक्शन एलिमेंट्स को कंप्लीट किया गया है। जब शूटिंग खत्म हो गई उसके करीब 2 महीने बाद मेकर्स ने आखिरकार फिल्म का ऑफिशियल टाइटल रिवील किया। इसी अनाउंसमेंट के साथ ऑडियंस को पता चला कि AGS28 का असली नाम ब्लास्ट है। टाइटल रिवील के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई, क्योंकि अब तक प्रोजेक्ट के बारे में जो भी जानकारी सामने आ रही है उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसके बाद फिल्म को थिएटर रिलीज के लिए तैयार किया गया और 28 मई 2026 को ब्लास्ट ऑफिशियली सिनेमा में रिलीज हुई। रिलीज के बाद फिल्म ने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफलता हासिल की और धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर मजबूत परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी। कमर्शियल परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्लास्ट ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया। फिल्म ने अपने बजट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस किया और साल की सक्सेसफुल रिलीज में अपनी जगह बना ली। इसी वजह से इसे एक मेजर बॉक्स ऑफिस सक्सेस के रूप में देखा गया है। एक तरफ फिल्म को ऑडियंस का सपोर्ट मिला और दूसरी तरफ इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने भी प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल वेंचर बना दिया। अब इतनी सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बाद वक्त आ गया है कि फिल्म की असली कहानी के अंदर जाने का। अगले पार्ट में हम स्टोरी की शुरुआत से लेकर हर इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम और शांत जिंदगी धीरे धीरे एक बड़े खतरे का सामना करने को मजबूर हो जाती है।
स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले फिल्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उन्हें निभाने वाले एक्टर्स के बारे में जान देना जरूरी है, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स कहानी में अपना अलग महत्व रखते हैं और आगे चलकर इन्हीं के डिसीजन और एक्शन स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर राजा राम के रोल में नजर आते हैं अर्जुन। कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसी कैरेक्टर के आसपास घूमता है। राजा राम की जिंदगी, उसका परिवार और उसके सामने आने वाले खतरे फिल्म की कोर नैरेटिव को डिफाइन करते हैं। राजा राम के बचपन के वर्जन को विदेश आनंद ने पोर्ट्रे किया है, जिसे कैरेक्टर के यंगर फेस को स्क्रीन पर दिखाया गया है। अभिरामी फिल्म में नीलावेनी का किरदार निभाती है। नीलावेनी कहानी के पारिवारिक और इमोशनल लेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजा राम के साथ उसका कनेक्शन और उसकी प्रेजेंस स्टोरी में इमोशनल वेट लेकर आती है। प्रीति मुकुंदन नीला के रोल में नजर आती है। नीला भी फिल्म के मेजर कैरेक्टर में से एक है और कहानी में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। नीला के बचपन के वर्जन को बेबी शिवकामी ने पोर्ट्रे किया है, जिसे कैरेक्टर के यंगर फेस को भी फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के प्राइमरी एंटागोनिस्ट कैरेक्टर में से एक वरुण धायलान है, जिसे जॉन कोकेन ने निभाया है। कहानी में वरुण धायलान के रोल में बहुत अहम है और उसकी प्रेजेंस स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट को मजबूत बनाती है। जिस कॉर्पोरेट सिंडिकेट्स और बड़े खतरों की बात की जाती है, उन सबके बीच वरुण धायलान एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। विवेक प्रसन्ना फिल्म में इलांगो के रोल में नजर आते हैं, वहीं अर्जुन चिदम्बरम ने अब्राहम का कैरेक्टर प्ले किया है। दोनों ही कैरेक्टर कहानी के डेवलपमेंट में अपनी अलग पहचान रखते हैं और स्टोरी के कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में दिखाई देते हैं। दिलीपन इंस्पेक्टर के अरुणागिरी के रोल में नजर आते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट में जुड़े होने के कारण उनका कैरेक्टर कहानी के इन्वेस्टिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट वाले हिस्सों में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह मैथ्यू वारसी इंस्पेक्टर आर मनीवारम का रोल निभाते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े एक और कैरेक्टर है। पवन ने किरुबाकरम का रोल प्ले किया है, जबकि विनोद सागर टोबी के कैरेक्टर में नजर आते हैं। फिल्म में पीएल थेरम्पन माइनिंग मिनिस्टर के रोल में दिखाई देते हैं, जो कहानी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके अलावा बालाशन शिवा के रोल में और रमेश नारायण एली के रोल में नजर आते हैं। साथ ही अपोलो रवि भी फिल्म का हिस्सा है और सपोर्टिंग कास्ट को और मजबूत बनाते हैं। यही वो कैरेक्टर है जो मिलकर ब्लास्ट की दुनिया को तैयार करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स कहानी को इमोशनल डायरेक्शन देते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस और कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्टोरी के बड़े राज और खतरों से जुड़े हुए नजर आते हैं। अब जब हम सभी कैरेक्टर्स को परिचित हो चुके हैं, तो अगले पार्ट में सीधा फिल्म की कहानी के अंदर एंटर करेंगे और देखना शुरू करेंगे कि राजा राम और उसके परिवार की जिंदगी किस तरह एक बड़े और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं फिल्म की असली कहानी की तरफ। ब्लास्ट की कहानी एक ऐसे मिडिल क्लास परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी को ईमानदारी और अपने सिद्धांतों के साथ जीना पसंद करता है। ये कोई बहुत अमीर या पावरफुल लोग नहीं होते, एक आम परिवार है जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये गलत बात के सामने कभी झुकना नहीं चाहता है। फिल्म हमें एक ऐसे परिवार से मिलवाती है जिसके मेंबर्स मार्शल आर्ट्स ट्रेन है। ये ट्रेनिंग सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाती है, बल्कि डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता को भी रिप्रेजेंट करती है। उनके लिए मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ाई की कला नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, परिवार अपनी जिंदगी में व्यस्त है और अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां उनका सामना अन्याय और भ्रष्टाचार से होता है। ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां ज्यादातर लोग शायद चुप रहना पसंद करते हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये परिवार अलग है। जब उसके सामने गलत और सही के बीच चुनाव करने का वक्त आता है, तो ये लोग चुप रहने के बजाय सच और न्याय के साथ देना पसंद करते हैं। उनके फैसले देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही फैसले उसकी जिंदगी को एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ धकेल देते हैं। इसी दौरान कहानी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक पहलू सामने आता है। परिवार की मोरल वैल्यूज और उनके अन्याय के खिलाफ खड़े होने का फैसला एक विशाल इनलीगल माइनिंग कॉन्स्पिरेसी से टकरा जाता है। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसके पीछे बहुत ताकतवर और प्रभावशाली लोग जुड़े हुए हैं। जब उसका रास्ता इस इनलीगल माइनिंग नेटवर्क से टकराता है, तब स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। जो लोग पहले सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे थे, वो अचानक एक ऐसे कॉर्पोरेट सिंडिकेट्स के रडार पर आ जाते हैं जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता है। ये सिंडिकेट सिर्फ पैसा और पावर नहीं रखता है, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि परिवार को शायद शुरुआत में ये एहसास भी नहीं होता है कि उनके फैसलों ने कितने बड़े और खतरनाक लोगों को नाराज कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि वो अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके हैं जहां सामने वाले के पास धन, ताकत और प्रभाव की कोई कमी नहीं है। और यहीं से फिल्म की असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। एक तरफ है एक आम मिडिल क्लास परिवार जो अपने सिद्धांतों और न्याय के लिए खड़ा है। दूसरी तरफ है एक निर्दयी कॉर्पोरेट सिंडिकेट जो अपने राज और अपने गैर कानूनी काम को बचाने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। अब परिस्थिति सिर्फ सच और झूठ की नहीं रह जाती है, ये जीने और बचने की लड़ाई में बदलने लगती है। परिवार को समझ आ जाता है कि अगर उन्हें खुद को और अपने अपनों को बचाना है, तो उन्हें सिर्फ सच बोलना ही काफी नहीं होगा।
उन्हें सामने वाले खतरे का सामना भी करना पड़ेगा। यहीं पर उनकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग उसके लिए सबसे बड़ा हथियार बनने लगती है। जो कला कभी डिसिप्लिन और सेल्फ डिफेंस का प्रतीक थी, वहीं अब उसकी सर्वाइवल की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। अब उन्हें न केवल जिंदा रहना है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ खड़े होना है जो अपनी पावर के दम पर सब कुछ दबा देना चाहते हैं। और इसी पॉइंट से ब्लास्ट एक सिंपल फैमिली स्टोरी से बढ़कर सर्वाइवल, रेजिस्टेंस और जस्टिस की एक इंटेंस थ्रिलर में तब्दील होने लगती है। अब कहानी और ज्यादा गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले हिस्सों में हमें पता चलेगा कि ये इनलीगल माइनिंग कंस्पिरेसी असल में कितनी बड़ी है, कॉर्पोरेट सिस्टम के सिंडिकेट के पीछे कौन लोग हैं, और राजाराम का परिवार किस तरह इस खतरनाक जंग के बीच फंस जाता है। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कोर कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद को समझते हैं। फिल्म का केंद्रीय कैरेक्टर है राजाराम, जिसका रोल अर्जुन ने निभाया है। राजाराम सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, बल्कि एक डेडिकेटेड कराटे टीचर है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स को समर्पित की है। लेकिन राजाराम के लिए कराटे सिर्फ पंचिस और किक्स तक सीमित नहीं है। उसके नजरिए में मार्शल आर्ट्स का असली मतलब है अनुशासन, ईमानदारी, हिम्मत और सही के लिए खड़े रहना। इसी सोच के साथ राजाराम ने अपने परिवार को भी बड़ा किया है। उसने अपने घर में सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि मजबूत नैतिक मूल्य भी दिए हैं। उसका मानना है कि ताकत का असली उद्देश्य कमजोर को बचाना और अन्याय का विरोध करना होना चाहिए। इसी वजह से उसका परिवार भी इस सोच को अपनाते हुए बड़ा हुआ है। राजाराम की पत्नी नीलावनी, जिसका रोल अभिरामी ने निभाया है, वो भी मार्शल आर्ट्स में काफी निपुण है। वो सिर्फ एक सपोर्टिव फैमिली मेंबर बनकर नहीं रहती है, बल्कि खुद भी एक ट्रेन फाइटर है। इसी वजह से ये परिवार आम परिवारों से काफी अलग फील होता है। यहाँ हर मेंबर्स अपने आत्मविश्वास और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी रखता है। लेकिन राजाराम का जीवन का सबसे बड़ा गर्व है उसकी बेटी नीला। प्रीति मुकुंदन द्वारा निभाया गया अधीरा का कैरेक्टर कहानी में बहुत अहम भूमिका रखता है। नीला बचपन से ही अपने पिता के सिद्धांतों पर ट्रेनिंग के साथ बड़ी हुई है। उसने मार्शल आर्ट सिर्फ सीखा ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच को भी अपनाया है। इसी वजह से नीला का स्वभाव बहुत इंडिपेंडेंट और लीडर है। वो उन लोगों में नहीं है जो गलत चीज देखकर आंख बंद कर लेते हैं। जब भी उसके सामने किसी के साथ अन्याय होता है या कोई कमजोर व्यक्ति परेशान किया जा रहा होता है, तो नीला चुपचाप रहना पसंद नहीं करती है। वो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाती है। यही आदत उसे बार बार मुश्किलों में डाल देती है। हेरेसर्स हो या एक्सप्लोटर्स, नीला उसके सामने खड़ी होने से कभी नहीं डरती। कई बार उसके फैसले उसके परेशानियों में ले आते हैं। वो ऐसे लोगों से टकरा जाती है जिन्हें दूर रहना ज्यादा आसान होता है, लेकिन उसके लिए सही और गलत का सवाल सबसे ऊपर है। दिलचस्प बात यह है कि जहां आम माता पिता अपनी बेटी को बार बार मुसीबत में पड़ने पर चिंता करते हैं, वहीं राजाराम के लिए ये सब गर्व की बात है। उसके लिए नीला की हर लड़ाई, हर विरोध और अन्याय के खिलाफ उठाया गया हर कदम इस बात का सबूत है कि उसने अपनी बेटी को सही संस्कार दिए है। जब नीला किसी गलत इंसान के सामने झुकती है, तो राजाराम को लगता है कि उसकी सालों की ट्रेनिंग और उसके दिए हुए मूल्य सफल हुए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यह परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से जुड़ा हुआ परिवार नहीं है। इन्हें एक साथ बांधने वाली चीज है उसकी सोच और उसके सिद्धांत और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा। लेकिन यही जज्बा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनने वाला है और सबसे बड़ी मुश्किल भी, क्योंकि जिस दुनिया में अधिकतर लोग समझौता कर लेते हैं, उस दुनिया में बार बार सही के लिए खड़ा होना कुछ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आता है। राजाराम ने अपने परिवार को जो मूल्य दिए हैं, वही धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ सामने सिर्फ आम गुंडे या छोटे अपराधी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े और प्रभावशाली लोग खड़े होंगे। और यहीं से ब्लास्ट की कहानी अपनी असली संघर्ष की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने राजाराम और उसके परिवार को समझा है। अब कहानी हमें उस अंधेरे सच के पास लेकर जाती है जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट की असली वजह बनने वाला है। फिल्म में जिस कॉर्पोरेट सिंडिकेट का जिक्र किया जाता है, उसका नेतृत्व वरुण धायलन करता है। बाहर से देखने पर एक पावरफुल और इन्फ्लुएंस रखने वाला व्यक्ति नजर आता है, लेकिन उसके इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक है। वरुण के लिए पैसा और पावर सबसे ऊपर है, और इन दोनों को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे कहानी एक बड़े राज को सामने लाती है। वरुण और उसके साथ जुड़े लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जो सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्टार का स्कैम भी है। उसका लक्ष्य है कि एक पहाड़ के अंदर गहरी ड्रिलिंग करना। इस ड्रिलिंग का उद्देश्य है कि एक बहुत ही दुर्लभ तत्व को निकालना, जिसे ब्लैक ओपाल कहा जाता है। ब्लैक ओपाल इतना कीमती माना जाता है कि उससे जुड़ी पूरी माइनिंग ऑपरेशंस की कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इतनी बड़ी रकम देखकर ही समझ आता है कि वरुण और उसका सिंडिकेट इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने एग्रेसिव और डिटर्मिनेंट होंगे। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे कानूनी तरीके से अंजाम नहीं दिया जा सकता है। एक पूरी तरह इनलीगल माइनिंग स्कैम है, और इस स्कैम को सफल बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। पहाड़ के पास स्थित किला कालू नाम का गांव इस प्रोजेक्ट के रास्ते में खड़ा है। वरुण और उसके लोगों की नज़र में एक गांव सिर्फ एक रुकावट नहीं है, उसके लिए वहां रहते लोगों की जिंदगी, उसका घर, उसकी जमीन और उसका भविष्य कोई मायने नहीं रखता है। उसके लिए मायने रखता है तो सिर्फ ब्लैक ओपाल और उससे मिलने वाला बेहिसाब पैसा। इसीलिए उसकी योजना साफ है। अगर माइनिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है तो किला कादू गांव को मिटाना पड़ेगा।
यहीं पर कहानी का नैतिक पहलू और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ आम लोग हैं जो अपनी जिंदगी और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ कुछ ताकतवर लोग हैं जो सिर्फ मुनाफे के लिए पूरे गांव को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठते हैं। लेकिन इतने बड़े स्टार का गैर कानूनी ऑपरेशन बिना सियासी सहयोग के संभव नहीं होता है। वरुण धाइलान इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से वो अपनी योजना को सुरक्षित करने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट भी हासिल करता है। फिल्म के अनुसार वरुण एक भ्रष्ट माइनिंग मिनिस्टर के साथ प्राप्त कर लेता है। ये समर्थन किसी कानूनी प्रक्रिया या जनहित के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि एक बहुत बड़े सौदे के बदले मिलता है। वरुण इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उस माइनिंग मिनिस्टर को 1000 करोड़ रुपए देने पर राजी हो जाता है। यानी अब सिर्फ एक माइनिंग ऑपरेशन नहीं रह जाता है, अब इसके पीछे कॉर्पोरेट पावर, राजनीतिक भ्रष्टाचार और हजारों करोड़ रुपए का खेल जुड़ा हुआ है। जितना बड़ा पैसा दांव पर लगता है, उतनी बड़ी साजिश भी तैयार हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब वरुण और उसके साथियों के पास सिर्फ धनी नहीं बल्कि सियासी सुरक्षा भी मौजूद है। इसका मतलब है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी मोड़ पर कहानी का स्केल अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। जो शुरुआत में एक परिवार और उसके सिंधातों की कहानी लग रही थी, वो अब हजारों करोड़ के इनलीगल माइनिंग स्कैम, भ्रष्ट नेताओं और एक पूरे गांव के भविष्य से जुड़ी लड़ाई में बदल चुकी है। और आगे चलकर राजाराम और उसके परिवार इस खतरनाक साजिश के साथ टकराने वाले हैं, बिना ये समझे कि सामने वाली खड़ी ताकत कितनी बड़ी और कितनी निर्दयी है। इसी बीच कहानी का फोकस एक बार फिर नीला की तरफ मुड़ता है और यहीं से फिल्म का कन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा पर्सनल और इंटेंस बनना शुरू हो जाता है। नीला सिर्फ एक स्किल मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम करती है। वो अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को पूरी ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहती है, लेकिन जिस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वो काम कर रही होती है, वहाँ उसे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ लोग अपनी पोजीशंस और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई लोग एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मल समझकर चुप रह जाते हैं, कई लोग हेरेसमेंट या अन्याय को बर्दाश्त कर लेते हैं, और क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी, अपने करियर और अपने भविष्य की चिंता होती है। लेकिन नीला का स्वभाव शुरुआत से अलग रहा है। उसने बचपन से ही राजाराम के साथ जो सीखा है, उसने उसकी सोच को पूरी तरह शेप दिया है। राजाराम ने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई है, अगर तुम सही हो तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। इसी सोच के साथ नीला हर उस स्थिति का सामना करती है जहाँ उसके साथ या किसी और के साथ गलत हो रहा होता है। जब भी उसके सामने हेरेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन की कोई घटना आती है, वो चुप रहने की बजाय उसका विरोध करती है। वो समझौता करने के बजाय सामने खड़ी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में उसने अपने पिता राजाराम का पूरा साथ मिलता है। राजाराम कभी उसे डर कर पीछे हटने की सलाह नहीं देता है, बल्कि वो उसे हमेशा एनकरेज करता है। अगर तुम सच और न्याय के साथ हो तो अपनी आवाज उठाना बंद मत करो। इसी इनकरेजमेंट की वजह से नीला हर बार और ज्यादा हिम्मत के साथ अन्याय का सामना करती है। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी समस्या पैदा होने लगती है। नीला के फैसले, उसके बार बार विरोध करना, एक के बाद एक टकराव जो जन्म देने लगता है। हर नए कन्फ्रंटेशन के साथ उसके दुश्मन बढ़ते जाते हैं। जो लोग पहले उसे एक आम एम्प्लॉय समझकर इग्नोर कर रहे थे, अब उसे एक परेशानी के रूप में देखने लगते हैं। और यही छोटे छोटे टकराव धीरे धीरे एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। नीला को शायद शुरुआत में एहसास भी नहीं होता है कि वो जिन लोगों के खिलाफ खड़ी हो रही है उसके कनेक्शन कितने गहरे हैं। हर बार जब वो एक्सप्लॉयटेशन और हेरेसमेंट का विरोध करती है तो अनजाने में वो उन लोगों के हितों को चुनौती दे रही होती है जो अपने आप को कानून और नैतिकता से ऊपर समझते हैं। इस तरह एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक विरोध दूसरे से टकराव का जन्म देता है, एक टकराव और बड़े कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। और धीरे धीरे नीला का नाम उन लोगों तक पहुंचने लगता है जिनसे टकराना किसी आम इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब सिर्फ नीला की लड़ाई नहीं रह जाती है, उसके हर कदम का असर पूरे परिवार पर पड़ने लगता है। राजाराम, नीलावनी और नीला, ये तीनों धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसने लगते हैं जिसका संबंध सीधा वरुण के क्रिमिनल नेटवर्क से है। बिना जाने, बिना किसी बड़ी योजना के और सिर्फ सही बात के लिए खड़े होते होते ये परिवार वरुण के खतरनाक संगठन का सामने आ खड़ा होता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ लेती है। अब तक जो संघर्ष वर्क प्लेस हेरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था, वो धीरे धीरे एक पावरफुल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा टकराव में बदलने लगता है। वरुण के लिए जो लोग उसके रास्ते में आते हैं वो सिर्फ रुकावट होते हैं, लेकिन राजाराम के परिवार के लिए ये सब सिर्फ एक सिंगात की बात है। एक तरफ पैसा, पावर और करप्शन खड़ा है, दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार खड़ा है जो गलत के सामने झुकता नहीं जानता। और अब दोनों रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ टकराव लगभग तय है। यही से ब्लास्ट का टेंशन और स्टेक्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने टिक कर खड़े रहने की बन चुकी है। और अब दोस्तों कहानी पहुंचती है अपने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे एक्सप्लोजिव फेज में। ये वही पॉइंट है जहां तक आते आते फिल्म के सारे कन्फ्लिक्ट, सारे टेंशन और सारे कन्फ्रंटेशन एक ही जगह आकर टकराने लगते हैं।
नीला और राजाराम लगातार उन लोगों के खिलाफ खड़े रहते हैं जो अपने पावर और पैसों के दम पर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। उनके हर कदम से, उनके हर विरोध से और उनके हर एक्शन से विलन्स की प्लानिंग्स पर असर पड़ने लगता है। जो इलीगल माइनिंग प्रोजेक्ट इतनी सावधानी के साथ तैयार किया गया था, उसके रास्ते में बार बार रुकावट आने लगते हैं। धीरे धीरे स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि ऐसी विचारों या सिद्धांतों की लड़ाई नहीं रह जाती है। अब सब कुछ एक हाई स्टेक कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ने लगता है। राजाराम का परिवार पूरी तरह संघर्ष के बीच आ जाता है, जहाँ सामने वाले लोग सिर्फ भ्रष्ट या लालच नहीं बल्कि खतरनाक और हिंसा का सहारा लेने वाले लोग हैं। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन कहानी का एक बहुत दिलचस्प पहलू यहाँ सामने आता है। विलन्स को शुरुआत में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनकी प्लानिंग को बर्बाद करने वाले लोग असल में कौन है। उनके नजरिए से जो कुछ हो रहा होता है वो किसी बहुत ही ट्रेन और प्रोफेशनल ग्रुप का नाम लगता है। उन्हें लगता है कि कोई ऑर्गेनाइज फोर्स उसके ऑपरेशन को टारगेट कर रहे हैं। इतने बड़े माइनिंग स्कैम्स और इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत एक आम आदमी नहीं कर सकता है। कम से कम विलन्स की सोच तो यही होती है। इसी वजह से वो लगातार गलत अंदाजे लगाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उसके सामने कई प्रोफेशनल नेटवर्क है, लेकिन सच इनसे बिल्कुल अलग होता है। उनकी पूरी प्लानिंग को चैलेंज देने वाले लोग कोई ट्रेन मार्शल आर्ट्स नहीं है या किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं होते। वो एक मिडिल क्लास परिवार होता है, एक ऐसा परिवार जो सिर्फ इसीलिए लड़ रहा होता है क्योंकि उसके लिए सही और गलत का फर्क भी अब भी मायने रखता है। जैसे ही कहानी अपने दूसरे हिस्से यानी सेकंड हाफ में एंटर करती है, इनका टोन और स्केल दोनों बदलने लगते हैं। यहाँ से ब्लास्ट पूरी तरह एक फुल स्केल एक्शन थ्रिलर की शक्ल ले लेती है।